हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्लेट पीजी के अलावा भी एलएलएम के लिए क्या सॉलिड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एलएलएम करने की हर किसी की अपनी वजह होती है, तो ये काफ़ी डिपेंड करता है कि आप किस कारण एलएलएम करना चाहते हो, तो आपका मेन गोल क्या है और इस बेसिस पे आपको हमेशा कॉलेज चूज़ करने चाहिए। बट इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्लेट पीजी देने से जो एनएलयूज तरफ हम जाते हैं उसके अलावा भी ऐसे क्या ऑप्शंस हैं जो हम देख सकते हैं, क्योंकि टॉप टायर एनएलयूज के अलावा ऐसे कई सॉलिड ऑप्शंस एलएलएम के लिए अवेलेबल हैं जो बाकी के एनएलयूज से बेटर हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनका क्लेट पीजी में नहीं हुआ, तो वहाँ पे कोई फेल्यूर नहीं हो जाता है। ऐसे कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो अब आप देख सकते हो। तो फिलहाल जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, मार्च में आईआईटी केजीपी और सीवीटी पीजी का एग्ज़ाम होता है और ये दोनों ही कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। सीवीटी में काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड टाटा इंस्टीट्यूट जो टिस है वो भी उसके अंदर आता है। और आईआईटी केजीपी की बात करें तो वो अभी बेसिकली 3 उसमें कोर्स स्पेशलाइजेशन कराता है। पहला है आईपीआर, सेकंड है इंटरनेशनल लॉ एंड थर्ड है क्रिमिनल लॉ अब तक। एंड आईपीआर आईआईटी केजीपी का काफ़ी फेमस है, जो किसी भी एनएलयू से काफ़ी ज़्यादा बेटर है अगर आप आईपीआर की फील्ड में आईपीआर की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, एलएलएम करना चाहते हैं। ये जो वीडियो है, ये इसमें जितनी भी बातें मैं बताने जा रही हूँ, हम ज़्यादातर ये डिस्कस करेंगे कि सीवीटी पीजी और आईआईटी केजीपी की प्रिपरेशन कैसे करें। पर हाँ, उसके पहले हम कुछ ऑप्शंस को भी देखेंगे कि क्लेट पीजी नहीं हुआ तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो क्लेट पीजी से ज़्यादा बेटर हो सकते हैं अगर आपको टॉप 5 एनएलयूज नहीं मिले हैं तो इसकी वजह से इस वीडियो को आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। काफ़ी टाइम बाद में ये वीडियो बना रही हूँ और इसका वजह ये है क्योंकि मैं एकेडमिक्स में काफ़ी बिजी थी और यही कारण है बिकॉज 2024 में मैंने क्लेट पीजी, आईआईटी केजीपी, सीवीटी पीजी और ऐसे कई सारे जगह अप्लाई किया था। मेरा आईआईटी केजीपी में भी हुआ और सीवीटी पीजी में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रही हूँ। एंड इसी बीच मैंने 2025 जून में यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जितना भी हम आज समझने वाले हैं, ये सब वो ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है जो मैंने यूज़ किए थे। एंड आई वुड लाइक यू टू नो कि आप किसी भी स्टेज पे हो, आपका अपना एक तरीका हो सकता है, बट दीज मेथड्स विल हेल्प यू। सबसे पहले प्रोसीड करने के एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें असेसमेंट ज़रूरी है कि हम किस स्टेज पे हैं। कुछ लोगों को 2 बार रिवीजन की ज़रूरत होती है, कुछ को 3 बार, कुछ को 4 बार, कुछ को 1 बार। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, किस जगह पे हैं। कुछ लोग कॉलेज में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने क्लेट पीजी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है तो वो उनके लिए अलग चीज़ है। और कुछ लोग सिर्फ सीवीटी पीजी और आईआईटी केजीपी पे फोकस कर रहे हैं विदाउट गोइंग टू क्लेट पीजी, तो उनके लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी थोड़ी और स्क्रेच से होगी। पहले ये जानते हैं कि सिलेबस क्या होता है मेनली सीवीटी पीजी और आईआईटी केजीपी का। इसके पहले एक और बात, ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो क्लेट पीजी के स्कोर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एलएलएम की बात करूं तो क्लेट पीजी के टॉप 5 एनएलयूज में अगर नहीं हुआ है तो यू कैन गो फॉर एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो गांधीनगर और दिल्ली में है। गांधीनगर वाली साइबर लॉ के लिए काफ़ी अच्छी है, दिल्ली की भी है और क्रिमिनल लॉ में भी स्पेशलाइजेशन कराती हैं। ये 1 ईयर एलएलएम है। इसके अलावा भी एनएफएसयू के अलावा हम निरमा देखते हैं, केपी मेहता देखते हैं, बट आई वुड से कि ये बहुत बाद में देखना, जब तुम सीवीटी पीजी, आईआईटी केजीपी भी तुम्हारा नहीं हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इन पे जा सकते हो। इसके अलावा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी होती है, उसका भी आप एक बार सार्क के अंडर जो वर्क करती है एसएयू, ये दिल्ली में है, इसको भी आप देख सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी है अपने उसके रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस में, शायद इंटरनेशनल लॉ ही इसमें मेन है, बट इसका भी एग्ज़ाम अलग से होता है तो यू कैन गो फॉर इट। फिलहाल हम फोकस करते हैं सीवीटी पीजी और आईआईटी केजीपी पे, जो क्लेट पीजी के बाद 2 मेन एग्जाम है एलएलएम के लिए। एंड नो डाउट ये टॉप 5 एनएलयूज के बाद काफ़ी अच्छे हैं कंपैरेटिवली टू अदर एनएलयूज। अगर आपको सीवीटी पीजी में के थ्रू टिस टाटा इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो 1 ईयर एलएलएम प्रोवाइड करता है, जो काफ़ी अच्छा है। पर इसमें सीवीटी पीजी के बाद आपका एक इंटरव्यू भी होता है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे या फिर आप बीएचयू करोगे तो ये नो डाउट बहुत अच्छे हैं। बीबीएयू भी कई बार लोग कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस काफ़ी कम होती है। और अगर हम आईआईटी केजीपी पे जाएँ तो इंटरनेशनल लॉ हुआ, और इंटरनेशनल लॉ में एलएलएम इज़ गुड फ्रॉम आईआईटी केजीपी। आपको फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप 6 महीने फॉरेन में जाके पढ़ सकते हो। इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं आईआईटी केजीपी के थ्रू। पर वो आईपीआर के लिए काफ़ी बेटर है एंड नो डाउट आपको कोई भी एनएलयू से बेटर, अगर आप आईपीआर में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं तो आपको आईआईटी केजीपी प्रेफर करना चाहिए।
अब हम देखते हैं सिलेबस सीवीटी पीजी और आईआईटी केजीपी का। देखिए, ये दोनों एग्जाम्स काफ़ी सिमिलर हैं, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्स में हम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम एक ही प्रिपरेशन से दोनों एग्जाम्स निकाल सकते हैं। सिमिलर इन द सीन कि इनका जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है। आईआईटी केजीपी काफ़ी नॉन ट्रांसपेरेंट ओपेक एग्जाम है, बिकॉज इट्स लाइक कि आपको एक एग्जाम में आपको एमसीक्यूज आते हैं, उसमें पैसेज बेस्ड नहीं होता, एंड इसका कोई सैम्पल पेपर अवेलेबल नहीं है। ये एग्ज़ाम बेसिकली जिसने दे रखी है वही आपको बता सकता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि ये लोग सैम्पल पेपर नहीं निकालते और ना ही इनका कोई नंबर की लिस्ट आती है, आंसर चेक होते हैं, सीधे इनकी मेरिट लिस्ट आती है। और सीवीटी पीजी की बात करें तो यूजीसी नेट का पेपर सीवीटी पीजी से काफ़ी सिमिलर है। अगर आपको सीवीटी पीजी की तैयारी करनी है तो आप यूजीसी नेट का पेपर देख सकते हैं, पेपर 2 जो लॉ का होता है, और उससे प्रिपेयर कर सकते हैं सीवीटी पीजी को। अगर हम इसके सिलेबस पे फोकस करते हैं तो देखिए, सीवीटी पीजी के बारे में उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू होता है। पर हाँ, सीवीटी पीजी का पेपर थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड, एजर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, इस तरीके का आता है। आप नेट का पेपर देखिए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि पेपर 2 जो है नेट का, जो सिर्फ लॉ पे फोकस्ड है, वो सीवीटी पीजी का कैसा आता होगा, क्योंकि यूजीसी नेट का ही आता है, दोनों ही एनटीए बनाती है, तो उसका पैटर्न सेम है। इसमें आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। ये जो चेंज आया था, थोड़े टाइम पहले आया था सिलेबस में, उसके पहले इसमें भी 25 क्वेश्चंस का रिलेटेड इस तरीके का बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी होते थे, जैसे लॉजिकल, रीजनिंग, मैथ्स, बट अब वो सब नहीं होता, अब सीधा प्योर लॉ आता है सीवीटी पीजी में, तो एक फ़ायदा है ये। फिर आता है इसमें, इसकी मार्किंग का सिस्टम यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, +4 आपके करेक्ट आंसर के और -1 आपका रॉन्ग आंसर का होता है। अगर हम आईआईटी केजीपी पे फोकस करें तो ये दोनों ही एग्ज़ाम्स जो हैं ये लगभग मार्च के महीने में होती हैं, ये मार्च के टाइम पे होती हैं। सीवीटी पीजी भी और आईआईटी केजीपी भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है इनके पेपर्स में। इसके अलावा हम देखें तो आईआईटी केजीपी का जो पेपर है वो 120 एमसीक्यूज आते हैं उसमें। इसमें आपको पूरे 120 मिनट मतलब 2 घंटे मिलते हैं, और इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आईआईटी केजीपी को थोड़ा सा अप्रोचेबल बनाता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात आती है कि इनके सिलेबस क्या हैं। तो देखिए, दोनों आईआईटी केजीपी का सिलेबस भी काफ़ी वाइड है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती इस पे हर बार, क्योंकि हमारे पास सैम्पल पेपर्स नहीं होते हैं। तो मुझे ये मालूम है कि मैंने जब पेपर दिया था तब मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कि इस पेपर में आईपीआर पे काफ़ी फोकस होता है, इंटरनेशनल लॉ पे काफ़ी फोकस होता है, क्योंकि ये लोग उस स्पेशलाइजेशन को दे रहे हैं। क्रिमिनल लॉ पे भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे नो डाउट होता है। और आईआईटी केजीपी का पेपर थोड़ा सा क्लैट जैसा बिल्कुल नहीं होता, क्लैट जैसे दोनों ही पेपर नहीं है, तो थोड़ी डिफरेंस आएगी आपके प्रिपरेशन में। इसमें आपको ज़्यादा माइनर सब्जेक्ट्स को कवर अप करना पड़ेगा, जितना हम क्लैट में नहीं करते हैं। इस पर हमें फोकस करना पड़ता है। आईआईटी केजीपी में जैसे हम आईबीसी का भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जो हमें सीवीटी पीजी या क्लैट पीजी में देखने को नहीं मिलता। तो मेनली बात यह है कि ये दोनों ही एग्ज़ाम के लिए हमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को एक ऊपर से सबको देखने की ज़रूरत है, और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव भी। नेगेटिव इसलिए क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हमें अगर ज़्यादा है तो हमें ऊपर से चीज़ें आती हैं, हमें बहुत डेप्थ नहीं होता। डेप्थ है बट ऊपर से, क्योंकि इसका पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है, आप समझिएगा। अब अगर हम फोकस करते हैं सीवीटी पीजी पे, तो सीवीटी पीजी का जो पेपर आता है इसमें मेजर सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। देखिए स्क्रीन पे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिमिनल लॉ में हमें वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्रिमिनल लॉ सिलेबस में है, क्योंकि बीएनएस आने के बाद आर्टिकल्स में काफ़ी चेंज आए हैं, लेकिन आईपीसी और बीएनएस इसके आर्टिकल्स के क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं। हमें ज़्यादातर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप मेंस रिया पे बात कर सकते हैं, आप डिफेमेशन पे बात कर सकते हैं, मोर देन कि वो आर्टिकल पूछें। चूँकि आ सकते हैं सेक्शंस भी, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ज़्यादातर ये लोग कंसेप्ट पे फोकस करेंगे और लैंडमार्क केसेस पे फोकस करते हैं। फिर आता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ, इंडियन सक्सेशन एक्ट का थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। फिर आता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एनवायरमेंटल लॉ, इन सब से हमें देखने को मिलते हैं। आईपीआर मैंने इधर इसलिए मेजर सब्जेक्ट में डाला है क्योंकि अगर हमें आईआईटी केजीपी की प्रिपरेशन भी करनी है तो आईपीआर का वेटेज हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा आईआईटी केजीपी में। और वहाँ पे हमें सिर्फ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्ट, इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं, बल्कि हमें बायोडाइवर्सिटी एक्ट और डिज़ाइन एक्ट को भी फोकस करना पड़ेगा। देखिए, घबराइए मत कि मेजर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे अप्रोच करना है मैं आपको बताऊंगी।
पर फिलहाल देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो मेजर सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, ये दोनों ही एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा हमें इन सब्जेक्ट पे फोकस करना है क्योंकि ये थोड़े डेप्थ में आ सकते हैं, ये ज़्यादा आते हैं। फिर होता है माइनर एंड एलीट सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स का खेल ऐसा है ना कि इसको हमें पूरा पूरा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एक तरीका होता है इन्हें पढ़ने का, बट आपको इन सब पे फोकस करना ज़रूरी है क्योंकि जब एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं तो वो सबको कवर अप करते हैं। तो आप किसी को भी छोड़ते हो तो आपका लॉस हो रहा है, और अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें यह है कि क्रिमिनल लॉ का जो सब्जेक्ट है ये मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि चूंकि इसमें बीएनएस और आईपीसी ज़्यादा आता है तो क्रिमिनल लॉ पे फोकस सीआरपीसी एंड बीएनएसएस, सीआरपीसी और इन पे थोड़ा कम है। फिर हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ एविडेंस, इस पे भी यही सेम चीज़ आती है, ज़्यादातर फोकस आईपीसी बीएनएस के कंसेप्ट पे है। सीपीसी का बहुत कम वेटेज देखने को मिलेगा। लिमिटेशन एक्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉपर्टी लॉ भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। इंडेमनिटी गारंटी प्लेट ये इंपॉर्टेंट हैं बट क्वेश्चंस कम देख सकते हो आप। सोगा का भी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कंपनी लॉ के भी एक दो क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट आते हैं कि डायरेक्टर के बारे में पूछ लिया। आईआईटी केजीपी में भी और सीयूईटी पीजी में भी कभी कभी थोड़ा सा डीपली अगर कंपनी एक्ट से आता है तो वो थोड़ा सा स्टेटमेंट या एसेशन रीजन में दे देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करता हुआ है, चूँकि मैंने इसे माइनर में डाला है, बट इसके क्वेश्चंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी ओवरलैप होते हैं तो आपको इसको वेटेज देखने को मिल सकता है। लेबर लॉ काफ़ी वाइड है, ये लोग कोड भी पूछ लेते हैं कभी कभी, क्योंकि कोड अभी एनफोर्स नहीं हुए हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं लेबर कोड्स, तो इसमें कोड्स को ज़रूर देखिएगा। फिर हमें देखने को मिलता है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे नहीं पढ़ते हैं, पर अगर पढ़ लें तो ये कम चीज़ में हमें ज़्यादा रिजल्ट दे देगा। एडीआर देखना ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स एंड लॉ इन प्रैक्टिस, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ की तरफ इंक्लाइन होता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आरटीआई के भी एक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, और बैंकिंग लॉ को भी थोड़ा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह थोड़ा समझना ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं इंश्योरेंस लॉ, थोड़ा सा आपको प्रिंसिपल्स एंड ऑल आने चाहिए। ये सब लॉ कवर करता है पूरा, बीएलएलबी या एलएलबी आपने जितना पढ़ा होगा। टैक्सेशन के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत वेटेज नहीं है। पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से केस लॉज आ सकते हैं। कंपटीशन लॉ से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है दोनों ही एग्जाम्स में। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से तो ये आ जाता है। वाइट कॉलर क्राइम भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, ये आपको ऑफकोर्स आईपीसी बीएनएस उनसे मिल जाता है, और इसमें प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत सीवीटी पीजी में देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत वाइड कोर्स है, लेकिन इसको अप्रोच करने का एक स्टाइल है। हमें पहले समझना होगा कि पेपर किस स्टाइल का बनता है, ताकि हम ये समझ सकें कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, अगर मैं आपको सीयूईटी पीजी के पेपर के बारे में फोकस करें, क्योंकि आईआईटी केजीपी का पेपर काफ़ी डायरेक्ट है, उसमें इतना ज़्यादा एजर्शन रीज़न, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस नहीं आता है। वो ज़्यादातर एमसीक्यूज देते हैं कि एक क्वेश्चन मुझे जो है मेरे टाइम का याद है, उसमें यही था कि आपका एक शेफ़ है, उसको अपनी रेसिपी को प्रोटेक्ट करना है, तो आप किस प्रकार का आईपीआर, उस पर कौन सा वो होगा जो आप उसको प्रोवाइड करोगे प्रोटेक्शन। तो उसका आंसर था ट्रेड सीक्रेट। अब उन्होंने ऑप्शंस में 4-5 दे रखे थे, पेटेंट लगाओगे, ट्रेडमार्क लगाओगे, ट्रेड सीक्रेट लगाओगे, तो ट्रेड सीक्रेट था। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आप कोई एग्जाम में नहीं देखते हो, आईआईटी केजीपी में एक आध क्वेश्चन आईबीसी पे आ जाता है। अब बात आती है सीयूईटी पीजी को कैसे देखें। तो आईआईटी केजीपी का सिलेबस ऐसा है कि अगर आप सीयूईटी पीजी का कवर अप करोगे तो आईआईटी केजीपी आप आराम से कर लोगे, बस उसके लिए आईबीसी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना। सीयूईटी पीजी को अगर हम देखें तो इसमें क्रोनोलॉजी एंड अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ यूजीसी नेट का पेपर को देखो। यूजीसी नेट का जो पेपर 2 है, यूजीसी नेट का पेपर 2 पे आप फोकस कीजिए, बहुत सिमिलर होता है इसके। एनटीए बनाता है तो ये दोनों बनाता है। मेरे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो इस वक्त काम आई थी वो यही थी कि अगर आप यूजीसी नेट का पेपर पे फोकस कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आपका सीवीटी पीजी आराम से निकल जाएगा। और यूजीसी नेट का पेपर को अगर फोर्स अभी कर लिया तो बाद में अगर आप एलएलएम के बाद नेट देने की सोच रहे हो, उसके बिटवीन में सोच रहे हो, दैट विल हेल्प यू मोस्ट, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। तो बेटर है कि आप यूजीसी नेट के पेपर के थ्रू सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कीजिए। अब देखिए इसका क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, जो नेट में भी आते हैं और इस पर भी आते हैं। इसकी स्टाइल थोड़ी अलग है।
क्लैट पीजी में हमें बहुत पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं कि पैसेज बेस्ड और पढ़ना रीडिंग कैपेसिटी बहुत होनी चाहिए। सीवीटी पीजी में आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाई करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ईयर्स पता हो कि एक्ट्स के, आपको ट्रीटीज़ के ईयर्स पता हो, आपको क्रोनोलॉजी के बारे में पता हो कि कौन से केसेस ऊपर से नीचे क्रम में जमा है। प्लीज़ डरिए मत, मेरे को डर लगा था इसमें स्टार्टिंग में, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी आपको डरा देती है कि ये चीज़ें क्यों आती हैं, ये क्यों करना है। इसका पेपर ऐसा ही आता है। थोड़ा एनटीए इस मामले में मुझे लगता है काफ़ी कन्वेंशनल चल रहा है, बट ठीक है, हमें इसे अप्रोच करना बहुत इजी हो जाता है अगर हमने पढ़ाई की है, हमने क्लैट पीजी में पढ़ा है, हमने हमारे लॉ में पढ़ा है, बीएलएलबी में करा है, तो हम इसे आराम से कर सकते हैं अप्रोच। बस थोड़ी सी पढ़ाई का तरीका हमें देखना होगा, उसके पहले हमें समझना होगा कि पेपर कैसा होता है। मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से इन सब की तैयारी करने के पहले आपको पेपर ज़रूर देना चाहिए। आईआईटी केजीपी का पेपर देना पॉसिबल नहीं है, पर सीवीटी पीजी के लिए आप नेट को दीजिए। आपको सीवीटी पीजी का पेपर मिल रहा है तो वो दीजिए, नहीं तो यूजीसी नेट का पेपर 2 लगाइए बस, और फिर अपनी प्रिपरेशन को देखिए। क्योंकि मुझे लगता है तब आप 2 पेपर जब आप दे दोगे तब आपको समझ आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और फिर उस हिसाब से आप पढ़ाई करो। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको क्रोनोलॉजी एंड अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एक्ट्स और सेक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको सब सेक्शन की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, आपको स्पेसिफिक सेक्शन टाइटल्स पूछ ले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं फैमिली लॉ, हिंदू लॉ में जो डिवोर्स का ग्राउंड्स हैं, तो वो डिवोर्स के ग्राउंड्स जो हैं वो 13(1) एंड 13 उसमें लाइन से हैं। हमें उसकी क्रोनोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा कि पहले क्या आता है, 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, सब सेक्शंस वो हमें देखने पड़ेंगे। इस तरीके के थोड़े क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, बट ये बहुत ही एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। अगर हम नेट का पेपर को देखते हैं या हम सीवीटी पीजी के पेपर को देखते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें इन्हीं पे ही फोकस करना है, तो हम इधर उधर जाएंगे ही नहीं और हमें वही फोकस करना है। तो ये दिखने में वाइड एम्बिट है, लेकिन ये वाइड एम्बिट है नहीं। हमें पता हो जाएगा आराम से एक रीडिंग के बाद कि भाई ये सब चीज़ों पे ही फोकस करना है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना है। जैसे इंटरनेशनल लॉ की बात करूं तो इसमें आपको केस लॉज अरेंज करने को आ सकते हैं। तो अरेंज केस लॉज के लिए आपको इंटरनेशनल लॉ के केस लॉज आपके लिए कहीं से भी अवेलेबल हो सकते हैं। आपने लॉ के नोट्स बनाए हों, मेरे लिए पर्सनल फेवरेट वाईजी लॉ का अच्छा चैनल है जो यूट्यूब पे वो था। ऐसे कई सारे हैं जिनमें आप अरेंज केस लॉज आप देख सकते हो, कोई बुक रेफर कर सकते हो केस लॉज के लिए, और वहाँ से आप केस लॉज देख सकते हो। तो वो केस लॉज का बस ईयर्स को थोड़ा दिमाग में बिठा लो और उन केसेस को देख लो, तो एक आइडिया बन जाएगा कि हाँ ये केस लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है, ये केस लॉ किस चीज़ का है, ये केस लॉ कब आया था। बस दैट वुड बी इनफ फॉर केस लॉज इन इंटरनेशनल लॉ। इसके बाद आता है कन्वेंशन बाय ईयर। ईयर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम कन्वेंशन की बात करें या ट्रीटीज़ की बात करें तो हमें उस पर फोकस करना पड़ता है कि भाई हमें पता होना चाहिए क्रोनोलॉजी थोड़ी सी कि कौन सी ट्रीटी पहले आई कौन सी बाद में आई। इन्वायरमेंट में भी यही बात आती है, इंटरनेशनल लॉ से मैच हो जाता है। जैसे कि प्रोटोकॉल और कन्वेंशन बाय ईयर एंड उसके स्पेसिफिक गोल्स, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसमें जैसे हमें एसडीजी थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि वो नया है, एमडीजी को भी हमें देख ले तो वो जमाने को आ सकता है। जूरिस्प्रूडेंस पे फोकस करें अगर हम तो स्कूल्स की क्रोनोलॉजी आ जाती है, थियरीज, जूरिस्ट। इसमें आपने देखा होगा जूरिस्ट की कई चीज़ें बहुत फेमस होती हैं, जैसे हैंस केल्सन का गर्ड नॉर्म फेमस है, तो गर्ड नॉर्म किसने दिया था, तो हमें थोड़ा सा ये फोकस करना पड़ जाता है। थियरीज थोड़ा सा फोकस रखिए, किसने कौन सी थियरी का, बस थोड़ा सा आइडिया हो। बाकी क्रोनोलॉजी ऑफ स्कूल्स में थोड़ा आ जाता है कि जूरिस्ट का ये जूरिस्ट पहले आया या बाद में आया, इसका थोड़ा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा कि पहले कौन सा स्कूल फेमस हुआ था, अगर वो आए होंगे तो कौन बाद में आया होगा, थोड़ा उसके वे में हमें सोच सकते हैं। फिर आगे जाके देखते हैं मैच द फॉलोइंग एंड ग्रुपिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लैंडमार्क जजमेंट्स और उनके इश्यूज़ को मैच करने को आ जाता है। टॉर्ट्स में हम प्रिंसिपल्स और मैच केस लॉज हो जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उसका सब्जेक्ट वर्क, फोकस एरिया इस तरीके से आ जाता है। उसके ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। ग्रुपिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि इस मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत हो ही जाएगा आपके लिए इजी। आईआईटी केजीपी का पैटर्न लगभग इस जैसा ही होता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में सिंपल डायरेक्टर से क्वेश्चन आया था एक बार, उसके आर्टिकल रिलेटेड कंपनी लॉ का। कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे पार्ट 21, इसमें आपको स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है तो इसको थोड़ा देखते रहिएगा। स्पेसिफिक आर्टिकल्स कभी कभी आ जाते हैं, लाइन से जो स्टेट्स बनी हुई है कि पहले कौन सी बाद में कौन सी, एक आइडिया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
यूएसए सीपीएल ये थोड़ा कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसमें थोड़ा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ आता है, जैसे आपको ओम्बड्समैन पे फोकस करना ज़रूरी है। ओम्बड्समैन सबसे पहले स्वीडन में आया था, और ओम्बड्समैन में क्या बात, तो ओम्बड्समैन कहाँ, कौन सा एक्ट है, क्या है। यूएसए के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानिए, यूएसए के कौन से अमेंडमेंट्स है, कितने हो चुके हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत ही जो 4-5 अमेंडमेंट है ऊपर के, ज़्यादा तो हुए नहीं है, वही क्या बात करना है, कौन सा अमेंडमेंट क्या है, थोड़ा ये बेसिक आइडिया होगा तो आपका हो जाएगा। बाकी देखें फैमिली लॉ का, तो फैमिली लॉ का आता है कि फोकस ऑन केस लॉ, वही मैंने जो अभी बताया था कि उसके केस लॉज पे बात कीजिए, उसके क्रोनोलॉजी सेक्शंस को ध्यान रखिए, मेंटेनेंस, रेस्टिट्यूशन, कंजुगल राइट्स, डिवोर्स, क्रुएल्टी, इन पे फोकस कीजिए। एंड इसमें थोड़ा मुस्लिम लॉ पे फोकस कीजिए, क्योंकि मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस होते ईजी हैं, बट हम कई बार उसकी वॉकेब, उसकी प्रोनाउंसिएशन, मतलब उसकी बात वो भूल जाते हैं, टर्म्स भूल जाते हैं। जैसे कि अगर हमें पता, हम कई बार हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है कि तलाक के कितने टाइप्स हो सकते हैं, इला, मुबारक, जिहार, तलाक अहसन, तलाक हसन, ये सब याद रखना, दिमाग में रिमेंबर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका रिवीजन ज़रूरी होता है। मुस्लिम लॉ करना बहुत ईजी है, इद्दत पीरियड वगैरह, बट इसका रिवीजन ज़रूरी है। लीगल मैगजिम्स को आप सॉल्व करते रहिए, कौन सा मैगजिम, जैसे रेस इंटरलॉक्यूटर, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये काफ़ी इजी होते हैं अप्रोच करना अगर हमारे दिमाग में बैठे हों। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे करेंगे हम इतना सब कुछ प्रिपेयर। देखिए, ये सुनने में और समझने में थोड़ा सा टफ लगता है, बट इसका एक तरीका है। मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने क्लेट पीजी दी थी। क्लेट पीजी का पेपर मेरा हुआ था दिसंबर में, उस टाइम पे 3 दिसंबर को था, मैंने जब दी थी तब 2023 की बात है, मैंने क्लेट पीजी 2024 दिया था। मेरे पास 3 महीने लगभग थे। मेरा एग्ज़ाम जो कि IIT KGP का हुआ था वो 17 मार्च को हुआ था, और मेरा जो CUET का पेपर था वो हुआ था 20 मार्च को। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन 3 महीनों में मेरे पास जो समय था उसमें मुझे प्रिपेयर करना था। यहाँ ये बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका कौन सी स्टेज पे हो। आप अगर शुरुआत से प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि अगर हो सकता है आप क्लेट पीजी कर चुके हो जैसे मैंने किया हुआ था, तो मेरा 1 साल ऑलरेडी पढ़ाई थी। कई लोगों ने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की होती है, अपने हिसाब से उस चीज़ को एसेस कीजिए। फिर देखिए कि आप ऑलरेडी कितना पढ़ चुके हैं, फिर आपके हिसाब से ये बीच का जो समय है इसमें आपको क्या करना है, आना चाहिए। मेरे लिए जो मेन पार्ट था वो था MCQ का रिवीजन, MCQ को लगाना और रिवाइज करना माइनर सब्जेक्ट्स को, क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़े थे। मेरा पूरा फोकस क्लेट पीजी और एलएड के वक्त यही था कि मैं उसके सिलेबस को करूं, क्योंकि मैं भी 1 ईयर LLM चाहती थी। बाद में मेरे को 2 ईयर का अप्रोच काफ़ी बेटर लगा और काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे। बट बात यह है कि उसके सिलेबस और इसके सिलेबस में थोड़ा अंतर है। इसमें बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं और इसका पैटर्न अलग है, इसकी प्रिपरेशन अलग वे में होगी। उन दोनों का पैटर्न अलग था, उसकी प्रिपरेशन थोड़ी अलग थी। अब मेरे को उसका बीच का गैप को ब्रिज करना था, दैट्स इट। पर हो सकता है आप CVT पेज और IIT KGP के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप जिस भी जगह है आप वहाँ देखिए एंड फोकस ऑन दैट कि आपका जो बेसिक लेवल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो पहली जो रिवीजन होगी, जो फर्स्ट रीडिंग होगी, मुझे लगता है जो मेरी क्लेट पीजी की पहले हो चुकी थी, वो होती है डेप्थ। स्पेशली बड़े बड़े सब्जेक्ट, जो मैंने मेजर सब्जेक्ट्स को बात की है, वो मेजर सब्जेक्ट्स के लिए प्लीज़ इस वक्त आप मेजर सब्जेक्ट्स को टाइम लगा के, अपना टाइम देखिए आपके पास कितना टाइम है और उसको उतना टाइम देके एक स्ट्रेटेजी बनाइए। लॉ के टाइम पे आपने जहाँ से पढ़ा था, आपको लग रहा है कहीं और से, कोचिंग के थ्रू, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ के थ्रू आप मेजर सब्जेक्ट्स को, मैंने प्रेफर किया था, मैंने वैसे तो कोचिंग्स भी की थी, मैंने पढ़ा था, मेरी किताब यूज़ की थी, मैंने बुक्स यूज़ की थी, रेफर किया था, दैट्स योर नोट्स। वहाँ से पढ़िए, आप इससे बुक से पढ़िए, डीपली पढ़िए, थोड़ा डेप्थ में पढ़िए, पर एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 2-3 महीने में इतने सब्जेक्ट को इतने इतने दिन पर सब्जेक्ट देना है और उसको लगा लीजिए, तब जाके आप प्रॉपरली पढ़ पाएंगे। अब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आगे क्या है, आपको बस इतनी टेंशन होनी चाहिए कि अभी फ़िलहाल का जो मेरा टारगेट है वो टाइमली पूरा हो जाए। डेप्थ में पढ़िए, प्लीज़ आलस मत कीजिए, ऐसे समय पढ़िए जब आलस ना आ रहा हो, या थोड़ा सा बाद में कर लीजिए। उतना टाइम, दिमाग एक्टिव होना ज़रूरी है, ना कि बहुत ज़्यादा टाइम देना। टाइम, क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। डेप्थ में पढ़िए मेजर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स के लिए आप कर सकते हैं कि डेप्थ में पढ़ने के बाद माइनर सब्जेक्ट्स को आप 1 शॉट से निपटा दीजिए। जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको, मेरा जो तरीका था 1 शॉट्स का था,
वन शॉट के कई सारे वीडियोस होते हैं, कई जगह आप, हो सकता है आपके कोई नोट्स उनको फटाफट देखकर आप कर सकते हैं, हो सकता है आपको डायरेक्ट रीडिंग बहुत अच्छे से हो। एंड यस, प्लीज़ माइनर सब्जेक्ट्स के लिए डायरेक्ट पे फोकस ही कीजिएगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट टू डू इट। क्या कर सकते हो कि इनमें केसेस ज़्यादा होते ही नहीं है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के केसेस नहीं है इंपॉर्टेंट, उसका एक्ट और उसका सेक्शन से इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट तरीका है, जाइए कोई भी यूट्यूब से अच्छा सा वीडियो आपको जो पसंद आ रहा है, मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट्स हैं वो देखिए, और हम आराम से उसको कवर अप कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के वन शॉट में। बेयर एक्ट को खोल के बैठिए और उसको टिक करते जाइए, उतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पर ये सब तब जब आप 2 पेपर लगा चुके हो। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए 2 पेपर्स को लगाना, यूजीसी नेट के या सीवीटी पीजी के 2 PYQ, सॉल्व देम एंड देन लेट यू नो कितने भी नंबर आए, नंबर मैटर नहीं करता है। फिलहाल हमें ये देखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। लेकिन प्लीज़ सब चीज़ें बंद करके 2 घंटे या 3 घंटे का टाइमर लगा के ही सॉल्व करिएगा। इसके बाद आता है कि बेयर एक्ट और वन शॉट्स, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए, मेजर को हमने डेप्थ में पढ़ लिया, माइनर्स को हमने वन शॉट्स पे देख लिया। मेरा मेजर वाला पार्ट और थोड़ा ये क्लियर था क्लैट पीजी तक। उसके बाद मैंने मेजर को एक बार रिवाइज करा, तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब आपके पास कितना टाइम है इस बात पे रिवीजन मायने रखता है। एंड माइनर्स को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमने ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं। माइनर्स को आप रिवाइज कीजिए, वापस से वही वन शॉट और अपने बेयर एक्ट से कीजिए रिवाइज, और इन दोनों को, इन सब के साथ में आपको टाइम देना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज MCQ। जब बोर हो रहा हो पढ़ते पढ़ते, या बीच में 1-8 घंटा निकाल के 2-2 दिन में 1-8 बार, या हर सब्जेक्ट के बाद MCQs लगाइए, जहाँ से भी लगा सकते हो। सिंगल की मैंने बुक ले रखी थी, सिंगल की बुक है, AKG की बुक आती है, ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो भी आपको अवेलेबल हो रहे हो, गो फॉर MCQs। MCQ सॉल्व करना ही सबसे बड़ा टारगेट होता है। मुझे लगता है क्लैट पीजी के बाद MCQs एक ऐसी चीज़ थी जो रह गई थी शायद ज़्यादा सॉल्व करना, उनको मैंने वर्क किया। और PYQs इज बेटर देन एनी काइंड ऑफ मॉक। PYQ ही देना, यूजीसी नेट का PYQ दो सीवीटी पीजी की प्रिपरेशन के लिए, AT KG पे निकल जाएगा, बट PYQ दो। मॉक भी दे सकते हो, बट PYQ पे ज़्यादा रिलाई करो। इसके बाद ये सारे प्रिपरेशन के साथ एंड में, जब आप एंड में पहुंच जाएंगे, इन एंड यू जस्ट नीड रिवीजन। रिवीजन इज द की। बेयर एक्ट पे फोकस करना, रिवीजन पे फोकस, रिवीजन सबसे ज़्यादा, और ये MCQ लगाना और PYQ सॉल्व करना, बस इसी से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। डर लगता है हमें सब्जेक्ट्स का लेंथ देख के कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैंने खुद ने किया था, इट वॉज वेरी ईजी। मेजर सब्जेक्ट्स को टाइमलाइन के साथ निपटाओ, माइनर सब्जेक्ट्स को लिखो एक जगह, 1.5 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा, 2 घंटे इसको लग जाएंगे, ऐसे करके 2-2, 3-3, एक दिन में निपटाओ, और फिर उसका रिवीजन करो, तुम सब कर लोगे। तो कोशिश करो, दिस इज़ द ओनली वे एंड द इफेक्टिव वे टू डू इट। CVT PG और IIT KGP का एक लेवल है जहाँ तुम पहुँच सकते हो आराम से। डेप्थ, रिवीजन, बेयर एक्ट्स, PYQ, MCQ, दिस इज़ द की। यू कैन ईजिली सॉल्व इट। सो गाइज, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट है या और भी कुछ चीज़ें क्लियर करनी है सोर्सेज के बारे में, और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, LLM करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कुछ भी, तो मेरा मेल ID जो है, लिंक्डइन ID, दोनों ही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। Thank you so much. Please refer these videos to all the people who are doing this, who fail in the SLET PG, or who just wanted to have more options or have financial constraints in any news. So please refer this video, subscribe. Thank you.